हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी को ऑडिबल है क्लियरली सभी को। जफर राठौड़ साहब जल्दी से एक बार कंफर्म करो। चलिए तो स्टार्ट करें। तो कल वाले क्वेश्चन आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहना, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पर, और अगले पार्ट में जो है आज हम क्या करेंगे वही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही अपन करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक के ही। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मैंने आपको ये बोला था कि क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन बनाकर आप मुझे सेंड जरूर करना, बट आप में से किसी ने सेंड नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अपन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आपको मैंने बोला था कि अगर मान के चलो आपके पास में इतने बाय इतने का 12 केवीए का एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एफिशिएंसी इतनी है, कहां पर, फुल लोड पर और यूनिटी पावर फैक्टर पर। आपसे बोला है फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ आपके पास में क्या होगा, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग व्हेन कनेक्टेड एज ए लोड अक्रॉस 360 वोल्ट पर कितनी होगी, समझना। आपसे क्या बोला हुआ है, इतने बाय इतने का हमारे पास में क्या है, 90% एफिशिएंसी है, और आपसे बोला गया है, समझना क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास में, 240 by 120 volt 12 kVA transformer has efficiency, the full load efficiency at 0.8 power factor when connected to load across 360 volt कितनी होगी। वैसे यहां पर है ना, सुनो, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं है, यहां पर आप टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करना। ये हमारे पास में क्या है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, इतने बाय इतने का 12 केवीए का हमारे पास में, क्योंकि आपको पता है इतने बाय इतने केवीए का 12 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है ना, और इसकी एफिशिएंसी इतनी है, बोल रहा है कि फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग व्हेन कनेक्टेड टू लोड अक्रॉस 360 वोल्ट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, है ना। मतलब अगर वो मान के चल रहा है, वैसे भी अगर इतना ही बोल देगा तो भी आप समझ जाओगे कि 360 वोल्ट पर अगर लोड ले जाना है तो ये दोनों एडिटिव पोलैरिटी में होंगे, तभी जाकर वो 360 वोल्ट पर जाएगा, है ना। तो यहां ऑटो नहीं रहेगा, यहां पर हमारे पास में क्या रहेगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होगा, और 360 वोल्ट पर यहां पर लोड लेकर जा रहे हैं। यहां पर क्या होगा, हमारे पास में लोड रहेगा, तो लोड का वोल्टेज कितना है, लोड का वोल्टेज है 360 वोल्ट। वो तभी हो सकता है जब वो दोनों वाइंडिंग किस में हो, एडिटिव पोलैरिटी में। तो ये 120 होगा और ये हमारे पास में क्या होगा, 240 होगा ना, 240 वोल्ट। अब देखो समझना, यहां पर ये ऑटो नहीं है, यहां पर बस टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। अब समझना यहां पर आपको क्वेश्चन करना कैसे था, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर आपको दे रखा था और एफिशिएंसी पूछी है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। तो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला सभी को पता है, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस क्या होता है, लॉस होता है। तो यहां पर एक काम करो, सबसे पहले आप लॉस फाइंड आउट करो। लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आउटपुट प्लस लॉस को ऊपर ले जाओ, तो यहां पर क्या आएगा, आउटपुट प्लस लॉस इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो यहां से लॉस इक्वल टू क्या आएगा, आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी माइनस आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी माइनस आउटपुट। तो सबसे पहले आप लॉस निकालो। देखो ये फॉर्मूला भी बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन करवाएगा, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ये क्या होगा आपके पास में, लॉस जो होगा आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी माइनस आउटपुट। ये वाला भी मैं आपको कल में न्यूमेरिकल कराए थे, उसमें अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, इसको प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो समझना, अभी हम बात करते हैं पहले आउटपुट की। आउटपुट दे रखा है 12 केवीए का है, और हमारे पास में क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर है, और यहां पर आपके पास में पावर फैक्टर दे रखा है और एफिशिएंसी आपको दे रखी है। तो चलिए यहां पर आप क्या करोगे, आउटपुट निकालने के लिए 12 केवीए का है, और इनटू हमारे पास है पावर फैक्टर यूनिटी है, क्योंकि आपको पता है ना VI cos phi अपन लिखते हैं, आउटपुट अपन क्या लिखते हैं, VI इंटू cos phi। तो पावर फैक्टर यूनिटी है, मैंने 1 कर दिया, एफिशिएंसी कितनी है 96.2, तो यहां पर लिख देना 0.962, 0.962 माइनस 12 करके यहां से आप लॉस निकाल लो। सबसे पहले यहां से अगर आपने लॉस निकाल दिया है, जो भी आपके पास में लॉस आ रहा है, अब एफिशिएंसी आपको निकालनी है कैसे, एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर की चाहिए।
क्या बोला मैंने, अगर मान लो यहां पर लोड कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की चाहिए। अब उसने कुछ नहीं बोला कितने बाय कितने केवीए का बनाना है, तो मैंने बोला सबसे बेस्ट कनेक्शन आप लोगे। उसने बोला कि एडिटिव पोलैरिटी तो उसने बता दी, और एडिटिव का बेस्ट आप लेके चलोगे। और एडिटिव के बेस्ट के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी आपको कभी भी ध्यान रखना एडिटिव में बेस्ट पर जाना है तो आपको इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली इसका ए निकालो, हाई अपॉन लो वोल्टेज कितना होगा 240 अपॉन 120 कितना होगा, ए निकालो 240 डिवाइड बाय 120 करके आप ए निकालोगे 2 आएगा। फिर मैंने बोला एस ऑफ टू वाइंडिंग, अगर आपको कभी भी ऑटो ट्रांसफार्मर निकालना हो ना तो जो भी आप ये निकालोगे इसमें 1 प्लस कर देना और इधर की रेटिंग से आप मल्टीप्लाई कर लेना 12 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 36 केवीए। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आ गई आपके पास में, ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट आएगा 36 केवी। तो जब आपको एफिशिएंसी ऑटो ट्रांसफार्मर की निकालनी है, जब आपको एफिशिएंसी किसकी निकालनी है, ध्यान रखना, एफिशिएंसी जब आपको ऑटो ट्रांसफार्मर की निकालनी है तो ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में, आउटपुट प्लस लॉस कर दो। तो देखो ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट कितना आ रहा है, 36 केवीए हमारे पास में आ रहा है। इसका पावर फैक्टर कितने पर निकालना है, 0.85 पर निकालना है ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है, तो ध्यान रखना ये हमारे पास में आ रहा है 36 आ रहा है, और ये हमें 0.85 पर निकालना है, डिवाइड बाय 36 आ रहा है, इंटू 0.85 पर निकालना है। और यहां पर जो लॉस कितने आए जल्दी से बता दो एक बार, ये लॉस कितने आए हैं जल्दी से एक बार बताएंगे। यहां पर ये लॉस जो है कितने आए थे, इसकी वैल्यू क्या आई थी। हाँ, गुड आफ्टरनून धर्मेंद्र, दानिश, जल्दी से बताओ यहां पर जो है ये वैल्यू कितनी आई है। जो ये वैल्यू आ रही है वो यहां पुट करके इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लो, एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 474 वोट आ रहा है, मतलब 0.474 किलोवाट आ रहा है ना। तो यहां पर किलोवाट में सारा डेटा, इसलिए आप यहां पर 0.474 आप लिख दीजिए और आंसर निकालिए। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ, जल्दी से रिप्लाई करेंगे क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर लेके बैठना है ना, कैलकुलेटर लेकर बैठना है, जल्दी से आंसर बताओ है ना, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है। कितना आंसर आ रहा है एफिशिएंसी का, जल्दी से बताएंगे। नाइनटी 8.4 आ रहा है। चलो मैं भी कर लेता हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, आप कैलकुलेटर थोड़ा सा जो है ना वो सीखिए बेटा, है ना, कैलकुलेटर जरूर है, फास्ट चलाना सीखो। चलो यहाँ पर आपके पास में क्या करना है, 36 इंटू 0.85 करना है, और डिवाइड में आपको करना है 36 मल्टीप्लाइड विथ 0.85 0.474 98.47 आ रहा होगा, 98.47 है ना। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, 98.47% हमारे पास में रहेगा। अब देखो यहां पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये चीज हमने बात की थी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए, आपने लॉस निकाला सर यहां से टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, ये जो लॉस आपने निकाला है तो सर ये तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का है, आपने उसी लॉस को ऑटो ट्रांसफार्मर में ले जाकर पुट कर दिया है। तो देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉस थोड़े से कम होते हैं। क्या बोला था, अगर आपको शायद पता हो थ्योरेटिकल वाला पार्ट, तो जब मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया तब मैंने क्या बोला था कि यहां पर लॉस कम होते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लॉस थोड़े से कम होंगे। किसके कंपैरिजन में, टू वाइंडिंग के कंपैरिजन में। अब कितने परसेंट कम होते हैं हमें नहीं पता होता है ना, थोड़े बहुत कम होंगे, तो थोड़े से कम होंगे तो अगर आप इस लॉस से थोड़ा सा कम कर दो, 0.474 है तो इसको 0.46 कर दो, इतना वेरिएशन आ जाएगा, बट आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास में हो तो यहां से टू वाइंडिंग से लॉस निकालकर ऑटो ट्रांसफार्मर में पुट कर देना, आपका जो आंसर आएगा वही सही होगा। तो यहां पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, अगर आप यहां पर देखोगे कौन सा ऑप्शन है, क्या आंसर आ रहा है 98.47, 98.47 यानी कि 98.5 बी ऑप्शन है ना, 98.5 बी ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। तो लॉस थोड़े से कम कर देना, थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
हाँ 1 प्लस ए इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग आप करके निकाल सकते हो बेस्ट कनेक्शन के लिए। ओनली ध्यान रखना, सिर्फ बेस्ट कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, बेस्ट कनेक्शन में आप ये काम कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, अगर कभी ऑटो ट्रांसफॉर्मर से वो टू वाइंडिंग या टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफॉर्मर पर कन्वर्जन करके ले जाएगा तो कर लोगे सभी न्यूमेरिकल? एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी। और देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला आप कल वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे? ये जो है ना लॉस इक्वल टू क्या है हमारे पास में, आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी माइनस लॉस। देखो यहां पर कल जब मैं आपको न्यूमेरिकल, सॉरी आउटपुट है ना, आउटपुट, ये जब कल मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा था तब मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बोला था कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एफिशिएंसी आई थिंक अपन ने 96% बोली थी, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, देखना 96% थी। कहां पर? ऑन बोथ फुल लोड एज वेल एज 60% ऑफ फुल लोड, 60% ऑफ फुल लोड, 60% ऑफ फुल लोड। तब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कभी पूछेगा तो आप क्या करना, आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना, वी आई इंटू कोस फाई डिवाइड बाय क्या होगा, वी आई इंटू कोस फाई प्लस यहां पर पी आई प्लस यहां पर आप पीसीयू करना। ये तो फुल लोड पर होगा। 60% ऑफ फुल लोड पर फिर मैंने क्या बोला, ऐसा लिखना आप कि यहां पर एक्स वी आई इंटू कोस फाई डिवाइड बाय एक्स वी आई इंटू कोस फाई प्लस यहां पर क्या होगा पी आई प्लस यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू, आप ऐसा लिखना, मैंने ऐसा बोला था। फिर आप एक काम करना, यहां पर जो है 96% है तो 0.96 कर देना, जो इसकी रेटिंग दे रखी है वो रेटिंग यहां पुट कर देना, पावर फैक्टर यहां पुट करना। मान लो अगर 100 का दे रखा है 100 पुट करना, पावर फैक्टर यहां पर यूनिटी दे रखा है यूनिटी पुट कर देना, 100 इंटू यूनिटी पुट करना। फिर मैंने आपको बोला पी आई प्लस पीसीयू करके क्या करना, आप यहां से पी आई प्लस पीसीयू निकालना। फिर मैंने आपको बोला था यहां पर 60% है, इसको 0.36 कर देना, फिर इसको ऊपर ले जाना, उस एफिशिएंसी को डिवाइड करना, फिर दो इक्वेशन फॉर्म करना। मैंने बोला सॉल्व करके आंसर निकाल देना, वही काम किया था अपन ने। एक काम करते हैं, उस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते हैं ना, उस क्वेश्चन को हम करते हैं इस फॉर्मूले से, इससे अपन करते हैं इससे, है ना, इस फॉर्मूले से। सभी को पता है कि लॉस कौन कौन से होते हैं, आयरन लॉस प्लस क्या होगा, कॉपर लॉस। फुल लोड पर बात कर रहा हूं तो यहां 1 आएगा, कुछ नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर। आउटपुट की मैं बात करूं तो जो भी आपको आउटपुट दे रखा होगा, मान लो अगर 100 जो भी रेटिंग दी होगी उसको यूनिटी पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 0.96 एफिशिएंसी का डिवाइड करके फिर से आप 100 इंटू 1 कर देना, ये एक इक्वेशन डायरेक्टली बन गई। और दूसरा समझना, दूसरा क्या होगा, पी आई प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू जो होता है वो आपके पास में रेटिंग सेम थी, बस एफिशिएंसी हमारे पास में कितने परसेंट लोड पर निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 0.36 थी, तो यहां पर क्या होगा 0.6 मतलब 0.6 का स्क्वायर इंटू पीसीयू कर देना। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आउटपुट लिखोगे तो एक्स टाइम्स कर देना, 0.6 इंटू 100 इंटू 1 डिवाइड बाय एफिशिएंसी 0.96 है, और माइनस क्या होगा 0.6 इंटू 100 इंटू 1। तो देखो जो काम आप क्या कर रहे थे, 3 स्टेप 4 स्टेप के बाद में निकाल रहे थे ना ये इक्वेशन, अरे ये इक्वेशन ही तो बना रहा था मैं आपको सॉल्यूशन के बाद में, और यही इक्वेशन बनाने के बाद में फिर मैंने बोला था एक काम करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पीआई और पीसीयू निकाल लो। हाँ 100 को भी कॉमन ले लो और इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 को भी कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और इजी हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो आराम से। तो जल्दी से बताओ, यहां पर अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते हो उस टाइप के क्वेश्चन में तो टाइम सेव होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारा एग्जाम है, हमें देखो कंपटीशन एग्जाम देना है, हमें वहां पर किसी को लिख कर नहीं बताना है कि जो है देखो मैं मेरी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, मैं कितने अच्छे से प्रोसेस से सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल को, हमें उसको बताना ही नहीं है। हमारे पास में एग्जाम में टाइम सेव होना चाहिए। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि जहां पर आपको ऐसे सॉल्व करना हो, डायरेक्टली आप इससे करो। इसमें भी आप आउटपुट को कॉमन ले लो, और जिससे देनिश ने बोला कि सर एक काम करते हैं आउटपुट को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो 1 अपॉन एफिशिएंसी में से 1 माइनस करके फिर सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। अरे यहां पर आउटपुट आप कॉमन ले लो दोनों से में से, तो 1 अपॉन एफिशिएंसी -1 करेंगे, तो ये तो और भी आसान हो जाएगा कि सर इसको भी मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, हम 1 अपॉन एफिशिएंसी -1 कर देते हैं, जो आउटपुट होगा उसको मल्टीप्लाई कर ले। यहां पर भी हम वो काम कर सकते हैं, जल्दी से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, मतलब बहुत सारे तरीके हैं टाइम सेव करने के लिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, अगले एग्जाम्पल पर क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। तो यहां पर आपसे बोला हुआ कि 200 by 150 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर इज
एक्साइटेड एट 40 हर्ट्ज और 100 वोल्ट साइड। 100 वोल्ट साइड में 40 हर्ट्ज हम दे रहे हैं, तो आपसे बोल रहा है कि फॉर द एक्साइटिंग करंट टू रिमेन सेम। देखो एक्साइटिंग करंट सेम तभी रहेगा जब हमारा फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा ना। तो आपसे बोला कि अप्लाइड वोल्टेज कितना होना चाहिए हमारे पास में। चलो जल्दी से बताओ कितना आंसर होगा, कितना आंसर होना चाहिए? 80। इसका आंसर तो याद ही होगा, क्वेश्चन तो मुझे पता है आप लोगों ने बहुत बार कर लिया होगा। क्या आंसर आएगा? 80 वोल्ट। चलिए समझना, तो यहां पर आपसे बोला हुआ है कि V/F रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर ये कांस्टेंट होता है तो एक्साइटिंग करंट जो है वो भी हमारे पास में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक्साइटिंग करंट कांस्टेंट रहेगा, तो यहां से आ जाएगा V1 डिवाइड बाय F1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय F2 से बस आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? V1 डिवाइड बाय F1 जो है वो V2 डिवाइड बाय F2 से आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो 80 आपका आंसर आ रहा होगा। देखो 100 वोल्ट साइड जो पहले 50 हर्ट्ज पर थी उसका वोल्टेज आपको निकालना है कहां पर? 40 हर्ट्ज साइड से। अब जब मैं एक्साइट कर रहा हूं तो यहां से V2 की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करना 80 वोल्ट। कितना आंसर आएगा? 80 वोल्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज 2:1 है। सेविंग इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। चलिए परसेंटेज कॉपर सेविंग आपसे पूछा हुआ है, कॉपर सेविंग आपसे पूछा हुआ है, परसेंटेज कॉपर सेविंग क्या आंसर होगा बताओ? परसेंटेज कॉपर सेविंग आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। वैसे इस टाइप का न्यूमेरिकल तो इस बार इसमें भी आया था, CBT 1 में भी आया था, किसी न किसी सेट में परसेंटेज कॉपर सेविंग पूछा गया था, सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल। तो क्या आंसर आएगा बताओ? परसेंटेज कॉपर सेविंग आपको बताना है। तो सभी को पता है परसेंटेज कॉपर सेविंग जो होता है, परसेंटेज कॉपर सेविंग वो हमारे पास में आएगा 1/A ऑफ ऑटो इंटू 100। तो ए निकालोगे तो यहां पर ध्यान रखना ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करनी है ना, ग्रेटर देन 1 पुट करनी है। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे पास में 2/1 करें। तो ये ए ऑफ ऑटो हमारे पास में है, हम क्या करते हैं कॉपर सेविंग निकालना है तो यहां पर हम 2 कर देते हैं और इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50% कॉपर सेविंग जो है वो हमारे पास में रहेगा। ठीक है, k इंटू 100 कर दो या 1/A इंटू 100 कर दो, बात एक ही। जब k इंटू 100 करोगे तो k की वैल्यू जो है आपको 1 से कम लेनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। द लोड एट विच द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। चलो लोड केवीए आपसे पूछा गया, किस लोड केवीए पर आपकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी, किस लोड केवीए पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी? तो आंसर बताओ जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप आराम से आंसर दे दोगे इसका। क्या आंसर आ रहा है? हाँ, गुड आफ्टरनून किरण। चलिए बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप x निकालो। x की वैल्यू क्या होगी? √PI डिवाइड बाय PCU करके आप x निकालो। और PI कितना है आपको दे रखा है, फुल कोर लॉस दे रखा है 500, ये कितना है 900 आपको दे रखा है। तो ये आएगा आपके पास में √5 डिवाइड बाय कितना होगा 3, क्योंकि 9 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास में 3, तो √5/3 ये वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर अलाउड है, आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। तो बताओ लोड केवीए कितना होगा? तो लोड केवीए मैंने आपको कल बताया था x इंटू VI होता है, x की वैल्यू √5 डिवाइड बाय 3 इंटू VI की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 kVA आपको दे रखा है। यहां से आप आंसर निकाल लो, कितना आंसर आ रहा है देख लो, कितना आंसर आ रहा है 37.5 आ रहा है। जल्दी से बताओ, यही आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है क्या?
√5 डिवाइड बाय जो है हमारे पास में 3 रहेगा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी मैं आपको बताता हूं। यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो √5 डिवाइड बाय 3 इंटू 50, 37.26 करेक्ट आंसर है। 37.26 जो है या 37.5 हमारे पास में करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें आपसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर दिया गया है। द ट्रांसफॉर्मर ऑफ कैपेसिटी 100 kV आपको दे रखा है, ऑन इट्स नेम प्लेट पर डेटा इतना दे रखा है। ओहमिक इंपेडेंस पर यूनिट रेफर टू प्राइमरी साइड। चलिए आपसे ओहमिक इंपेडेंस आपसे पूछा हुआ है, ओम के अंदर पूछा हुआ है, रेफर टू 11 kV साइड में। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो पहले आप बेस इंपेडेंस निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो। बेस इंपेडेंस निकालने का कल मैंने आपको तरीका बताया था। क्या आंसर आ रहा है? अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का भी नहीं है। जेड बेस निकालो, मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला याद रखना है ना, कभी बेस इंपेडेंस निकालना है तो V² डिवाइड बाय जेड से आप जेड बेस निकालो। सबसे पहले जेड बेस निकालोगे तो V² बाय एस करना है। बेस इंपेडेंस किस साइड में निकालना है, तो उसने बोला है कि हमारे पास में पर यूनिट इंपेडेंस रेफर टू कहां पर 11 kV साइड। तो जिस साइड में निकालना है उसी साइड में आप क्या करोगे, वोल्टेज लेके चलोगे। तो उसी साइड में वोल्टेज कितना है, 11,000 का क्या होगा स्क्वायर, और केवीए रेटिंग कितनी दे रखी है उसने ट्रांसफॉर्मर की, 100 केवीए दे रखा है, डिवाइड बाय 100 इंटू 10⁻³ कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11,000 इंटू 11,000 डिवाइड बाय क्या होगा, 100 इंटू 10⁻³। ये कैंसिल होगा तो यहां पर कितना आएगा, 1210। ये हो गया बेस इंपेडेंस आ गया। तो यहां से आप क्या करोगे, आपको जो है ओम में निकालना है। तो जेड एक्चुअल जो होता है वो क्या होता है, जेड एक्चुअल क्या होता है, तो जेड पर यूनिट इंटू जेड बेस आप कर दो। तो जेड पर यूनिट इंपेडेंस तो आपको पता है दोनों साइड में सेम रहता है ना, पर यूनिट इंपेडेंस दोनों साइड में सेम रहता है। तो आप 0.02 प्लस J.07 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आप मल्टीप्लाई कर लोगे 1210 से। अब आप आंसर निकाल लो, कितना आंसर आ रहा है ये बताओ। तो यहां से कितना आएगा, 242, ठीक है, 242.0, यहां से 24.2, कितना आ रहा है वैल्यू, एक बार देखो यहां पर, एक बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये हमारे पास में जो है नेम प्लेट पर आपको डेटा दे रखा है, पर यूनिट इंपेडेंस दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप जो है 100 केवीए लेकर आप निकाल लो आंसर और उसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, जेड बेस से। कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्या, 24.2 आ रहा होगा ना, 24.2 हमारे पास में आ रहा होगा। तो यहां पर जो है 24.2 हमारे पास में आ रहा है, जो कि आपके पास में द ओमिक इंपेडेंस पर यूनिट रेफर टू
प्राइमरी यानी कि 11 केवी साइड में आपको बताना है ना, तो फिर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व, आपके पास डेटा ही मैच नहीं कर रहा होगा। 24.2 नहीं मैच कर रहे, तो ये देखो पर ओम में तो सेम नहीं रहेगा। और यहां पर जो है अगर आप देखोगे तो 3 टाइम्स आपके पास में हो रहा है क्या, 3 टाइम्स ओमिक इंपेडेंस पर यूनिट रेफर टू प्राइमरी साइड। मैच नहीं हो रहा है ना, मैच आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो भी इससे मल्टीप्लाई कर लो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। उसने शायद यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया होगा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके उसने आंसर दे दिया होगा। यहां पर देखो, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करके उसने सॉल्व करके दे दिया होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, 3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे नहीं कभी भी यहां पर, है ना। देखो जेड बेस अगर अपन निकाल रहे हैं, समझना, अगर मैं जेड बेस बात कर रहा हूं तो ये जो 11 केवी वोल्टेज है, ये 11 केवी वोल्टेज हमारे पास में डेल्टा साइड का, द इंपेडेंस ऑफ द डेल्टा साइड जो है अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज आप कुछ भी मान सकते हो। लेकिन वो जो डेल्टा या स्टार का जो फर्क पड़ता है ना, वो जेड बेस निकालने में फर्क नहीं पड़ता है। वो हमारे पास में जेड बेस तो क्या होगा, तो जेड बेस हमारे पास में आएगा, वो रहेगा 3 टाइम्स ऑफ, चलिए समझना, जेड बेस हमारे पास में रहेगा वो तो रहेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय एस। ये हमारे पास में रहेगा जेड बेस जो होगा वी स्क्वायर बाय एस होगा, चाहे आपके पास में 3 फेज सिस्टम हो चाहे सिंगल फेज सिस्टम हो, हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं जेड बेस के अंदर। बट हाँ ध्यान रखना एक चीज, चलो इसने उस तरीके से किया होगा, समझना, यहां पर डेल्टा दे रखा है ना, डेल्टा दे रखा है तो उसने उस तरीके से किया हुआ है, समझ लो। इसका भी मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट, डेल्टा वाला भी देखो, समझना, डेल्टा में जो पावर होता है ना वो 3 टाइम्स होता है, डेल्टा का जो पावर होता है वो कितना होता है, 3 टाइम्स होता है। कैसे होता है वो मैं आपको प्रूफ करा देता हूं। ये हमारे पास में डेल्टा सिस्टम है, ये हमारे पास में डेल्टा सिस्टम है, और अगर मैं डेल्टा के सिस्टम की अगर मैं बात करूं, देखो पावर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं नॉर्मली तो S इजिकल टू √3 VI होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, चाहे आपके पास में स्टार कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड हो, वो सेम रहता है ना, समझना। S इजिकल टू √3 VI, ये ध्यान रखना, ये चाहे स्टार हो या फिर हमारे पास में डेल्टा हो, उस केस में ये फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर मैं इसको कन्वर्जन करता हूं इंपेडेंस में, जैसे मान लो इसका पर फेज का इंपेडेंस जेड है, यहां का लाइन वोल्टेज कितना है, VL है, यहां का हमारे पास में क्या है, फेज वोल्टेज कितना है, V फेज है। तो देखो यहां पर डेल्टा में अगर आप देखोगे तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों ही बराबर है, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों ही बराबर हैं। लेकिन आपको पता है लाइन करंट जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ, समझना, लाइन करंट जो होता है वो हमारे पास में √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। आप एक काम कीजिए, यहां पर वैल्यू लाकर पुट करो तो S इजिकल टू √3, और लाइन वोल्टेज की जगह आप लिख सकते हो फेज वोल्टेज, लेकिन लाइन करंट की जगह आप लिखोगे √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। तो देखो √3 कितना होगा, 3, तो ये आएगा 3 V फेज इंटू I फेज हमारे पास में रहेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर I फेज कितना होगा, एक फेज का करंट, तो एक फेज का वोल्टेज डिवाइड बाय इंपेडेंस कर दो, तो यहां से I फेज करंट जो होगा वो V फेज डिवाइड बाय Z हमारे पास में होगा। तो इस I फेज की जगह आप लिख दीजिए 3, और यहां पर क्या होगा, V फेज, यहां पर क्या आएगा हमारे पास में, इसकी जगह लिख दो V फेज डिवाइड बाय Z। तो ये जब आप फॉर्मूला लिखोगे यहां पर 3, और सभी को पता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो यहां पर दोनों ही बराबर होते हैं डेल्टा के अंदर, तो आप इसको V फेज की जगह आप V लाइन भी लिख सकते हो ना, तो VL स्क्वायर बाय Z भी लिख सकते हो इसी को। तो देखो यहां पर डेल्टा का जो पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 3 टाइम्स आ रहा है। S कितना आ रहा है हमारे पास में, 3 VL स्क्वायर बाय Z हमारे पास में आ रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन समझना, अगर यही अगर मान लो स्टार में होता, यही अगर मैं बात करूं अगर स्टार में होता, स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता, स्टार कनेक्टेड सिस्टम अगर होगा, तो स्टार में यहां पर समझना कि ये हमारा लाइन वोल्टेज VL है, ये इंपेडेंस Z है, यहां पर करंट फेज करंट I फेज होगा, लाइन करंट वही होगा, यहां का वोल्टेज कितना होगा, V फेज। तो मैंने क्या बोला, S इजिकल टू √3 VI, तो वो हमारे पास में सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट यहां पर, यहां ध्यान रखना, ये जो लाइन करंट है वो फेज करंट के ही बराबर है,
क्या बोला मैंने, ये √3, ये लाइन वोल्टेज ऐसा ही रहेगा, ये जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर है, और फेज करंट की जगह क्या लिखोगे, यहां का फेज वोल्टेज डिवाइड बाय इंपेडेंस लिखोगे, तो आप इसकी जगह लिखो √3 VL, और यहां पर फेज वोल्टेज डिवाइड बाय इंपेडेंस लिखो। लेकिन इस फेज वोल्टेज को अगर आप रिप्लेस करोगे तो आपको सभी को पता है कि यहां पर जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज होता है। तो फेज वोल्टेज जब आप लिखोगे तो लाइन वोल्टेज बाय √3 लिखोगे, तो यहां पर आप लाइन वोल्टेज बाय √3 लिख दो, तो यहां से क्या आएगा VL, और लाइन वोल्टेज बाय √3 और डिवाइड बाय जेड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी देखो VL स्क्वायर बाय जेड, VL स्क्वायर बाय जेड। तो मैं आपको जो बोल रहा था ना कि S इज इक्वल टू VL स्क्वायर बाय जेड आप यूज कर लेना, ठीक है, समझना। अगर S इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय जेड आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट हम किस में जाते हैं, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि S इज इक्वल टू √3 बाय जेड आप यूज कर लेना, वो बाय डिफॉल्ट स्टार कनेक्टेड सिस्टम में होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर डेल्टा में तो 3 टाइम्स होता है, तो डेल्टा में हम ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं एज कंपेयर टू स्टार के कंपैरिजन में, अगर हम इंपेडेंस की फॉर्मेट में देखते हैं तो, है ना। तो देखो यहां पर जो है ना S इज इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा, VL स्क्वायर बाय जेड लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, जिसने हमें पूछना चाह रहा है। तो यहां पर डेल्टा साइड का पूछ रहा है तो हम 3 टाइम्स हम लेके चलेंगे बेस इंपेडेंस निकालते वक्त। जल्दी से बताओ 3 से मल्टीप्लाई क्यों होगा, तो यहां पर आपको ये 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम डेल्टा साइड का इंपेडेंस निकाल रहे हैं। तो चलो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा साइड का जब भी वो निकलवाएगा आपको तो 3 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर ये 3 से और मल्टीप्लाई होगा, 3 से और मल्टीप्लाई होगा, 3 से और मल्टीप्लाई होगा। अब आपका आंसर आ जाएगा इंटू 3 से और मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, डी आंसर आ रहा होगा ना। जल्दी से बताओ समझ में आ गया कि डेल्टा में हम 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। एक बार जल्दी से बताओ ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये समझ में आ गया। तो डेल्टा में जब होता आप 3 से मल्टीप्लाई करके लेना, लेकिन ध्यान रखना अगर यहां डेल्टा स्टार नहीं बोला होता, अगर वो आपको बोलता कि यहां पर द इंपेडेंस ऑफ 3 फेज 11,000/400 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, ध्यान रखना अगर ये वर्ड नहीं होता, अगर इसके अंदर इस क्वेश्चन में ये डेल्टा स्टार वाला वर्ड अगर नहीं होता है, बस ओनली सिर्फ ये वर्ड नहीं होता और आपको बोल देगा कि एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, और उस केस में अगर मुझे सॉल्व करना है तो फिर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना। क्लियर, समझ में आ गया। जेड इंडिविजुअल है ना, पर फेज का है। जेड आपको पता हमेशा हम कैलकुलेशन पर फेज में ही करते हैं ना, हमेशा हम कैलकुलेशन पर फेज में ही करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लेना, मैं बोल रहा हूं अगर यहां 3 फेज अगर वो डेल्टा स्टार कुछ नहीं देता है ना, तो फिर आपका आंसर जो है इससे पहले जो मैंने बताया है वो आंसर होगा, बाय डिफॉल्ट पर आप स्टार में जाओगे। अगर यहां पर डेल्टा स्टार बोल देता है तो फिर हमें उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, वैसे इतना टफ में नहीं जाएगा आपके लिए, वो इन जनरली जाएगा आपके पास में डेल्टा स्टार के लिए। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना इस बार CBT 1 में भी आया है, ठीक है। इस सेम टाइप का क्वेश्चन जो CBT 1 में आया है तो CBT 2 में पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि CBT 1 में आपको पता कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है एक एग्जाम के अंदर फेजर डायग्राम देकर, है ना, किसी आई थिंक सेट 2 में या सेट 3 में किसी में आया है, फेजर डायग्राम देकर उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा है, सेम टाइप का न्यूमेरिकल। बताओ आंसर क्या होगा, किस में आया था बताओ, ये CBT सेकंड पेपर में आया था या थर्ड पेपर में आया था।
9 अक्टूबर के अंदर आया था ना, 9 तारीख को आया था। चलिए ठीक है, बहुत सही, जल्दी सॉल्व करो। यहां पर आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, I1 करंट जो होता है वो I0 प्लस I2 डिवाइड बाय ए। ये फॉर्मूला यूज करना है, फेजर सम करना है, फेजर सम करना है। चलिए, एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं हो रहे, समझना। तो आंसर क्या आएगा, देखो यहां पर आपसे बोला हुआ है कि 100 केवीए इतने बाय इतने वोल्ट का सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, जिसका एक्साइटिंग करंट आपको दे रखा है 0.64 एम्पियर। एक्साइटिंग करंट मतलब वही आई नोट करंट आपको दे रखा है। चलिए, आई नोट करंट आपको दे दिया है 0.64, ये तो हमें समझ में आ गया। उसने बोला कि नो लोड करंट, लोड करंट कितना दे रखा है, I2 करंट दे रखा है उसने 40 एम्पियर है। और यहां पर जो है उसने क्या बोला कि ए आप निकाल लो, ए की वैल्यू क्या होगी, N1/N2 करके आप निकालोगे 10 आ रहा होगा, N1/N2 करके निकालोगे 10 आ रहा होगा। आप लोगों ने गलती क्या की होगी, आपने 0.64 प्लस आपने 40 डिवाइड बाय 10 आपने कर लिया होगा। मैंने बोला फेजर सम होता है, ध्यान रखना, एंगल का भी ध्यान रखना है। अगर ये लेगिंग है तो ये करंट लेग करेगा कितने से, 0.8 का मतलब होता है 36.86। कोस फाई जो है वो 0.8 है, 36.86 हमारे पास में से क्या करेगा, लेग करेगा। यहां आप गलती करोगे, इसका एंगल भी लिखना पड़ेगा,
क्योंकि आपको पता है नो लोड करंट है वो भी लेग करता है। अब नो लोड करंट का एंगल कैसे निकालोगे, तो आपको पता है यहां पर कोर लॉस उसने दे रखा है, मैंने आपको लिखाया था कोर लॉस जो होता है वही हमारे पास में VOC इंटू आई नोट इंटू कोस ऑफ फाई नोट होता है। तो यहां से पहले आप कोस फाई नोट निकालो। कोस फाई नोट निकालने के लिए आप यहां पर आयरन लॉस डिवाइड बाय VOC इंटू आई नोट आप कर दीजिए। तो यहां से आयरन लॉस कितना है 700 है, डिवाइड बाय VOC कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, तो आपको सभी को पता है कि हम जो टेस्ट कहां पर करते हैं, उसने बोला व्हेन हाई वोल्टेज साइड, ध्यान रखना कोर लॉस इतने हैं जब हाई वोल्टेज साइड को एनर्जाइज कर रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड मतलब 2400 को एनर्जाइज कर रहे हैं, तो ओपन सर्किट वोल्टेज 2400 लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हमें ओपन सर्किट टेस्ट तो अपन जो है वो लो वोल्टेज साइड में करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोल दिया हाई वोल्टेज साइड को एनर्जाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको यहां से 2400 VOC लेना था और आई नोट करंट 0.64 होगा। तो पहले तो आप एक काम करो, इसको सॉल्व करके यहां से 700 बाय दिस करके आप यहां से फाई नोट निकालो। और आपको सभी को पता है नो लोड करंट है वो भी लेग करता है वोल्टेज से, तो जितना एंगल आ रहा है उसको यहां पर लेग और करवाओ 0.64, और एंगल को आप लेग करवाओ माइनस के अंदर। तो ये बताओ पहले मुझे इसका एंगल कितना आ रहा है, जल्दी से एक बार सॉल्व करके ये बताओ कि इसका एंगल कितना आ रहा है, तो वो यहां पर लाकर लेग करवाना पड़ेगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आया हुआ है जो बिना कैलकुलेटर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। तरीका मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहां पर क्या करना है, यहां से फाई नोट निकालना है, उस फाई नोट को यहां पर लेग करवाना है। बाकी उसने करंट तो हमें दे रखा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेन चीज आपको फाई नोट निकालनी थी। फाई नोट कितना आ रहा है 62.88 आ रहा है, देख लेना, आप ही कैलकुलेशन कर रहे हो ना, कैलकुलेटर आपके पास में है, कैलकुलेटर बस उससे कैलकुलेशन सही करना है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, देखो यही वेरिएशन आ गया, एक का 62.88 आ रहा है, एक का आंसर 61.5 आ रहा है, एक का आंसर 62.9 आ रहा है। चलो 62.8 और 62.9 तो चलो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, बट 61.5 थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है। इन दोनों को ऐड करके आंसर बता दो, बस आंसर कितना आ रहा है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको आप 4 लिख देना, तो यहां पर लिख दो 0.64 एंगल माइनस 62.88 प्लस यहां पर 4 एंगल क्या होगा 36 पॉइंट माइनस के अंदर 86। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो कैलकुलेटर जो है वो सही से चलाना आना चाहिए, पता लगा गलती से आपने कैलकुलेटर भी सही चलाना नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेना, इसके आगे का काम मेरा नहीं है, इसके आगे का काम आपका है, कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व करवाने का। मेरा काम बस यहां तक था कि यहां तक आप गलती ना करो बस एग्जाम में, बाकी आगे डिपेंड करता है कैलकुलेटर आपको कितना अच्छा चलाना आता है। 4.05 आ रहा है, 4.05 ही आ रहा है पक्का, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या। तो 4.05 आ रहा है तो मैच क्यों नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन कर रहा है ना मैच, 4 लिख दो, क्या दिक्कत है। 0.05 को अवॉइड करके बी ऑप्शन लगा सकता है। अगर ऐसा कुछ 4.05 आ रहा है तो आप सॉल्व कर लेना, यहां से जो आंसर आ रहा है इसमें से आप लगा देना, ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में पुट करोगे। ये कैलकुलेटर अलाउड है बेटा, फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड है, फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड है आपका एग्जाम्स के अंदर, है ना। तो फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड है तो फिजिकल आप ले जा सकते हो, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो वही आपको लेके जाना है वहां पर, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और बताएंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।
चलिए कितना आंसर आ रहा है, 98.49। चलिए समझना, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको बताया एफिशिएंसी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर एफिशिएंसी कहाँ निकालनी है, हाफ लोड पर निकालनी है, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर एक्स वी आई कोस फाई डिवाइड बाय एक्स वी आई कोस फाई पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू, ये हमारे पास में है ना। तो देखो एफिशिएंसी हमारे पास में जो है ये है, हमारे पास में एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, लेकिन आपसे पूछा हुआ है तो आप यहां पर लॉस चाहिए। अब देखो यहां पर आप एक्स की वैल्यू तो लिख दो 1/2, केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर की दे रखी है 10, पावर फैक्टर आपको दे रखा है 0.8 डिवाइड बाय हाफ 10 इंटू 0.8 प्लस पीआई कितना है, आयरन लॉस कितना है, तो ध्यान रखना ओपन सर्किट टेस्ट से आपको आयरन लॉस मिलता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस मिलता है, आपने कर लिया होगा, लेकिन बस एक चीज जरूर चेक करना, ठीक है। अगर मान लो किस्मत अगर आपकी अच्छी रही तो आंसर आपका सही होगा, किस्मत अगर आपकी खराब रही तो आंसर आपका गलत भी हो सकता है। ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो कॉपर लॉस अपन लेते हैं ना, यहां पर ये करंट है वो रेटेड करंट होना चाहिए, पहले जरूर चेक करना। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये जो करंट है वो रेटेड करंट है कि नहीं है, पहले वो जरूर चेक करना। अगर आप देखोगे यहां पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा अपन कहां पर करते हैं, एचवी साइड में, हाई वोल्टेज साइड में पहले करंट निकाल कर देखना है ना। तो हाई वोल्टेज साइड में जो करंट आप निकालोगे आई ऑफ एच वी, वो 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय कितना होगा 2500 होगा, तो यहां से कितना आएगा, यहां पर 100 डिवाइड बाय 25 करोगे तो बेटा वो रेटेड करंट तो 4 एम्पियर करंट आ रहा है। तो आपकी किस्मत खराब है अगर आपने ये काम नहीं किया है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कि ये करंट रेटेड करंट दे रखा है या नहीं दे रखा है ना। अगर नहीं है रेटेड तो फिर पीसीयू रेटेड पर निकालना पड़ेगा। और कॉपर लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सभी को पता है कि आई स्क्वायर होता है, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो ये पीसीयू 2 डिवाइड बाय पीसीयू 1 जो होगा वो हमारे पास में आई 2 डिवाइड बाय आई 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा यहां पर। तो यहां पर आई 2 डिवाइड बाय आई 1, अगर आई 2 करंट की मैं बात करूं तो आई 2 करंट कौन सा है बताओ, I2 करंट जो हमारे पास में है, मतलब ये वाला करंट पर मुझे निकालना है 4 एम्पियर डिवाइड बाय 3 एम्पियर, स्क्वायर कर लूं, और पहले केस में जहां पर जो 3 एम्पियर पर जो लॉस दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करो, तो रेटेड कॉपर लॉस आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा 16/9 इंटू हमारे पास में 45 हमारे पास में आएगा, तो यहां पर क्या आएगा 6, और ये आएगा हमारे पास में 96। आई थिंक ये 96 आ रहा होगा, एक बार देख लेना। तो यहां पर कितना आएगा आपके पास में, नहीं 80 आ रहा होगा, 96 नहीं 80, 80 हमारे पास में आ रहा होगा। तो यहां पर पी आई आयरन लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, बट ये 1/2 का स्क्वायर इंटू 80 हमारे पास में होगा। अब आपने यहां से आंसर निकाला है तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो ये ध्यान रखना 4/4 प्लस, ये ध्यान रखना वोट में है ना, ये गलती मत करना, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कन्वर्ट जरूर करना है ना। 1000 का और डिवाइड करना तो 0.05 करना है इसको, है ना, यहां पर 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से बताता हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर ध्यान रखना 1000 का डिवाइड जरूर करना, यहां पर 1000 का डिवाइड जरूर करना किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर हमारे पास में कितना आएगा 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.05 प्लस, नेक्स्ट हमारे पास में कितना आएगा 0.02, तो ये आ रहा होगा 4 डिवाइड बाय 4.07 इंटू 100। चलो यहां से सोल्व करो, आंसर निकालो, यहां से आंसर निकालो।
हाँ तो वो तो करेगा, देखो बेटा एग्जाम में वो तो करेगा। अब देख लो आंसर कौन सा आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है ना। तो देखो एग्जामिनर ऐसी मिस्टेक करवाएगा यार, एग्जाम में है ना ऐसी मिस्टेक करवाएगा। अब इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में खेलेगा जरूर थोड़ा बहुत, अगर वो लेवल का बनाना चाहेगा तो, है ना। अगर वो लेवल का नहीं बनाना चाहेगा तो बहुत बार वो क्या करेगा, यहां पर लिख देगा ओनली रेटेड करंट, तो फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुत बार यहाँ डेटा 3 एम्पियर 4 एम्पियर करंट नहीं देगा और वो लिख देता है बहुत बार रेटेड करंट, तो फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं, रेटेड करंट है तो रेटेड कॉपर लॉस होंगे। मैं तो बोल रहा हूँ स्पेसिफिक जब यहाँ पर डेटा देता है ना, तो उस समय हमें जरूर चेक करने की जरूरत है कि ये करंट रेटेड है कि रेटेड करंट नहीं है। चलो जल्दी से बताओ यहां से, अब गलती तो नहीं करोगे आगे कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो, अरे आगे से ऐसी गलती तो नहीं होगी, जल्दी से बताओ। 5 से 6 मिनट ले रहा है, नहीं यार 5 से 6 मिनट का क्वेश्चन कहां पर है, मुझे तो नहीं लग रहा है 5 6 मिनट का क्वेश्चन है। कैलकुलेटर होने के बाद अगर 5 6 मिनट लग रहे हैं तो कैसे पॉसिबल होगा। यहां से आपको बस ये चेक करना था, ये करंट निकालना था, 4 एम्पियर करंट आ रहा है, फिर यहां से कॉपर लॉस निकालकर प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 1 मिनट 1.5 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए ना। अगर प्रैक्टिस है, मुझे बोला जाए मेरे लिए सॉल्व करना है तो मैं इस क्वेश्चन को आधे मिनट में कर सकता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस करो तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बस आप ये बता दो, ऑप्शन आगे मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलो कितना आंसर आ रहा है बताओ, 1 और 2। आपसे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अब देखो पैरेलल ऑपरेशन में बोल रहा था सेकेंडरी ऑफ ऑल द ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव द सेम फेज सीक्वेंस, करेक्ट स्टेटमेंट है। फेज सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मर का आपका सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट बोला है सेकंड स्टेटमेंट, द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज मस्ट बी सेम फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड इन पैरेलल, सही बात है। सेम फेज एंगल डिफरेंस होना चाहिए, सेम सेम आपके पास में फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा था प्राइमरी ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज, ये बोल रहा है कि हमारे पास में जो प्राइमरी है सभी ट्रांसफॉर्मर की, वो हमारे पास में उसका लाइन वोल्टेज हमारे पास में सेम रहना चाहिए। जल्दी से बताओ ये करेक्ट है कि नहीं है, अरे ये भी करेक्ट है कि नहीं है। आप मुझे बताओ ट्रांसफॉर्मर जब आप पैरेलल में ऑपरेट करवा रहे हो, तो पैरेलल में ऑपरेट करवा रहे हो तो उनका लाइन वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, होना नहीं नहीं होना चाहिए। लाइन वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम ही तो होना चाहिए। आपको पता है कि जब इधर से लाइन आ रही होगी, जब इधर से लाइन आ रही होगी, दो ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में ऑपरेट करवाओगे तो प्राइमरी भी तो पैरेलल में होगी ना, लाइन वोल्टेज भी तो सेम रहना चाहिए, यस और नो। जल्दी से बताएंगे यहां पर लाइन वोल्टेज जो है हमारे पास में वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी करेक्ट है यार, सारे करेक्ट है ना। तो सारे करेक्ट है तो 1 2 का ही क्यों बोल रहे हो, तीसरा भी करेक्ट है, वोल्टेज सेम रहना चाहिए, तो ध्यान रखना सारे ही करेक्ट है, तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, है ना। क्या आंसर होगा, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और बताएंगे आंसर क्या होगा। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको दे रखा है पनुट में, और रेफर टू एचवी साइड में कितना होगा ये पूछा है। चलो ये क्वेश्चन तो मैं आपको अभी करा चुका हूं।
हाँ, मस्ट टू डिजायर्ड दोनों के बेसिस पर आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ना। करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल वोल्टेज रेशियो आपको पता है होना चाहिए। इक्वल वोल्टेज रेशियो मस्ट कंडीशन होती है हमारे पास में। इक्वल वोल्टेज रेशियो मस्ट होना चाहिए, तो मस्ट है हमारे पास में, वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा, है ना। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप मस्ट और डिजायरेबल दोनों के अकॉर्डिंग लगा देना, क्योंकि आंसर वो उसी के अकॉर्डिंग कंसिडर करता है ना। चलो जल्दी से बताओ, यहां पर तो बेस इंपेडेंस से मल्टीप्लाई करना है और यहां पर तो कोई डेल्टा स्टार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर जस्ट आप क्या करो, बेस इंपेडेंस निकाल लो, जेड बेस, और जेड बेस निकालो और पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने बोला वी स्क्वायर बाय एस कर देना, है ना। जेड बेस जब निकालोगे तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आप एस कर देना। तो यहां पर वी स्क्वायर बाय एस जब आप करोगे तो वोल्टेज किधर निकालना है, ध्यान रखना, हाई वोल्टेज साइड में, ये जरूर पढ़ लेना, हाई वोल्टेज साइड में निकालना है। उधर से देखो 400 वोल्ट है, 400 का स्क्वायर डिवाइड बाय केवीए रेटिंग 4000 है, तो ये आएगा 400 इंटू 400 डिवाइड बाय 4000 हमारे पास में रहेगा। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 40। ठीक है, ये हमारे पास में रहेगा 40। तो बताओ जेड एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में। तो जेड एक्चुअल के लिए क्या करोगे, जेड एक्चुअल के लिए क्या करोगे, जेड पर यूनिट जो भी 0.02 है, या फिर आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट अगर लिखा है उसने ना, तो आर इन ओम निकालना है। तो आर पर यूनिट कितना है, 0.02 है, और इनटू जेड बेस से मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा, 80 मतलब 0.8, तो ये आएगा 0.8 ओम, 0.8 ओम। नेक्स्ट हमारे पास में क्या रहेगा, तो नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगला हमारे पास में आ जाएगा एक्स पर यूनिट जो है वो एक्स इन ओम है ना, एक्स इन ओम कितना होगा, तो वो 0.06 को मल्टीप्लाई कर लो 40 से, तो यहां से कितना आएगा, 2.4 आ रहा होगा, 2.4। तो 0.8 और 2.4, तो आंसर हमारे पास में बी ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, बी ऑप्शन हमारे पास में आ रहा होगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको नोट्स में भी लिखा रखा है, टीजेड ट्रांसफॉर्मर वाला। तो रेशियो आप बता दो जल्दी से, टीजेड ट्रांसफॉर्मर का रेशियो कितना होता है। ये आंसर सभी सही बता देंगे। मेन ट्रांसफॉर्मर का रेशियो उसने आपको बताया ना, कोड कनेक्शंस के अंदर जो है हम दो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, मेन ट्रांसफॉर्मर, एक टीजेड ट्रांसफॉर्मर। मेन ट्रांसफॉर्मर का जो रेशियो है वो के है, तो टीजेड ट्रांसफॉर्मर का रेशियो कितना होगा, जल्दी से बताओ। नोट्स के अंदर लिखाया हुआ है आपको, है ना, टीजेड ट्रांसफॉर्मर वाला। क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन, √3/2। √3/2 करेक्ट आंसर है ना। तो बी ऑप्शन आपके पास में जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये नोट्स में लिखाया हुआ है, इसको याद कर लेना जिसको नहीं पता है। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, अगले क्वेश्चन का। ये ध्यान रखना कि टीजेड ट्रांसफॉर्मर या ये वीवी कनेक्शन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस है ना, न्यूमेरिकल। तो जल्दी से बताओ वीवी कनेक्शन का आंसर क्या होगा। क्या बोल रहे सर, मैंने कोर्स परचेज किया था कहीं और से, नाम भी नहीं बता सकता, बट उससे अच्छा था आपने वाईटी पर पढ़ा दिया। थैंक यू सो मच डियर। देखो वाईटी पर तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, पेड में तो उससे भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी है डिटेल में, बट होता है ना कि वो एग्जाम में वाईटी पर मैंने आपको बोला था कि मुझे उम्मीद है कि 80% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। अब वो उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, बट हाँ उससे आप मिल जाए, वो रिवीजन एक क्लास है ना, उसमें बस यही दिक्कत थी कि हमने कॉन्सेप्ट सीखे नहीं थे, बट ये बता दिया था कि ऐसा पूछे तो ऐसा आंसर आप लगा देना, बस वो चीज़ें मैंने, है ना। बट कोई नहीं बेटा, आकाश जो है अभी बस मैंने CBD 2 पे फोकस करो, जैसा भी है अब मैं चाहिए रिजल्ट, फाइनल सिलेक्शन चाहिए CBD 2 के अंदर।
बस उस पर फोकस करना है। तो जो हो गया है उसके लिए अपन अभी बात नहीं करते, सही रहेगा। और मेरी फेवरेट लाइन है कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते। बट यहाँ आप अपने जो जितने भी दोस्त हैं उनको सही गाइडेंस जरूर दे सकते हैं, बस ये कि आगे उनको जो प्रॉब्लम आपने फेस की है उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बस ये ध्यान रखना अपने को, है ना, ताकि किसी और का तो भला हो जाए कि चलो यार ठीक है तुम पढ़ लो बस। चलिए, तो आपसे बोला डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर है, वीवी कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर आपको दे रखा है, और बोला द रेशियो ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ वीवी कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर टू डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर। तो आपको शायद पता होगा एस ऑफ वीवी कनेक्शन डिवाइड बाय एस ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो 1/√3 होता है। सभी को पता है 1/√3 हमारे पास में कितना होगा, 0.577। तो ये देख लो 0.577, ऑप्शन ए सभी को याद होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाए थे। आपसे बोला परसेंटेज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों दे रखा है, 1% और 4% लेगिंग और लीडिंग पर आपको वोल्टेज रेगुलेशन बताना है। लेगिंग और लीडिंग पर वोल्टेज रेगुलेशन आपको बताना है। अच्छा ये बताओ कि आपको थ्योरी में रिवीजन की जरूरत तो नहीं है? अगर थ्योरी में रिवीजन की भी जरूरत हो तो बता देना, कल जो है हम थ्योरी वाला पार्ट है वो भी रिवाइज कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं, लेकिन थ्योरी में रिवीजन के लिए वही आपको पता है ना कि जो मैंने मैराथन क्लास ली थी, वो थ्योरी जो रिवीजन है वही चीज आपको पूछी जाएगी। थ्योरी उससे बाहर नहीं आएगा, है ना, थ्योरी उतना पढ़ लेना। हाँ, स्पेशल मोटर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हम ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जहां से थ्योरी आने के चांसेस है वहां पर थ्योरी हम पढ़ेंगे। स्पेशल मोटर में जरूर मैं आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें से काफी चीजें पूछी जा सकती है। बाकी आप बता देना, थ्योरेटिकल रिवीजन भी करना हो तो डेफिनेटली मैं आपको करा दूंगा यहीं पर क्लास के अंदर। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर। तो देखो सभी को पता है कि यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, आर पर यूनिट इंटू कोस फाई प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो आर पर यूनिट कितना है, तो पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना है, 1% है। 1% इंटू कोस फाई कितना है, 0.8 है। प्लस माइनस एक्स पर यूनिट कितना है, 4% है, इंटू कितना है, ये 0.6 हो जाएगा। दोनों का पावर फैक्टर 0.8 ही दे रखा है, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर 0.8 प्लस माइनस 2.4 आपको ऐड करना है 0.8। तो एक तो आ जाएगा 3.2 प्लस वाला, तो एंड माइनस वाले पर आ जाएगा हमारे पास में 1.6। 3.2 और 1.6 माइनस के अंदर ऑप्शन बी आ रहा होगा आपका, है ना, ऑप्शन बी आपके पास में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। चलो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जल्दी से रिप्लाई करो। क्या आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। चलो जल्दी से बताओ यहां पर क्या आंसर आएगा। सभी को पता है ओपन सर्किट टेस्ट क्या देगा आपको, कोर लॉस मतलब आयरन लॉस। A3 से मैच होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट यहां पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या देगा आपको, कॉपर लॉस। तो बी किससे मैच होगा, 4 से मैच होगा। बी किससे मैच होगा, 4 से मैच होगा, यानी ऑप्शन ए आएगा, बी नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन आएगा। बी जिसने दिया है गलत है, आंसर आएगा ऑप्शन ए। बस यहीं पर एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास में संपन्ना टेस्ट क्या देता है, टेम्परेचर राइज, बट यहां नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा, दोनों लॉस हमारे पास में देगा, तो वैसे भी आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। तो सी हमारे पास में जो है 1 दोनों ही मैच हो जाएगा हमारे पास में। संपन्ना टेस्ट जो है कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों का समेशन दे देगा।
तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से बताओ, ये थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर बताओ क्या आएगा। इसी तरीके से वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछेगा जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है रीड करने में। कॉपर लॉस, आयरन लॉस और टोटल लॉस में डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली स्ट्रे लॉस भी होते हैं यहाँ पर, है ना, ट्रांसफार्मर में स्ट्रे लॉस मतलब कुछ लॉस जो होंगे वो अलग से हमारे पास में रहेंगे, जिसको आप लीकेज रिएक्टेंस लॉस कर सकते हो, लीकेज फ्लक्स होगा तो लीकेज फ्लक्स की वजह से लॉस भी तो आएगा आकाश। अगर लीकेज फ्लक्स, जैसे अपन कोर लॉस और कॉपर लॉस की बात करते हैं, तो उसमें कोर लॉस और कॉपर लॉस में अपन लीकेज वाले लॉस को अपन बात नहीं करते हैं। जो लीकेज फ्लक्स होता है उसकी वजह से लॉस आएगा उसको हम कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन हमें अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वो भी तो हमारे लिए लॉस है। कुछ स्ट्रे लॉस भी होगा बाहर से, स्ट्रे लॉस भी हमारे पास में होगा लॉस, तो वो सारी चीजें आता है टोटल लॉस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर लो। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे बोला है द कंजर्वेटर इज यूज्ड टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर, करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक छोटा सा एक और हमारे पास में टैंक लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेटर, तो एकदम करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। ये बोला द बुशिंग आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर इंसुलेशन अगेंस्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। क्या लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के लिए हम बुशिंग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। लाइटनिंग ओवर वोल्टेज की तो अपन लाइटनिंग अरेस्टर अपन लगाते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर जो है ये बोल रहा है कि बुकोल्स रिले इज ओवर करंट रिले, नहीं, ये भी रॉन्ग है हमारे पास में। बुकोल्स रिले ओवर करंट रिले होती नहीं, बुकोल्स रिले तो हमारे पास में यूनिट प्रोटेक्शन रिले होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, करेक्ट आंसर है, यानी कि सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो आंसर जो होगा 1 एंड 4 करेक्ट होगा। आप लोग 1 2 4 1 3 4 कैसे बता रहे हो? 1 2 2 कैसे करेक्ट है? बुशिंग जो है वो ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन को हमारे पास में लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के लिए प्रोटेक्ट करती है क्या? नहीं। बुशिंग जो हम लगाते हैं, बुशिंग हम लगाते हैं कि यहां से जो वायर आ रहा होगा वो वायर को हम यहां पर इंसुलेट करने के लिए अपन लगाते हैं ताकि वो उस बॉडी में करंट फ्लो ना कर पाए, बस उसका काम ये होता है। बुशिंग कभी भी लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट नहीं करती है ना। तो 1 और 4 करेक्ट है ओनली हमारे पास में, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन नहीं करती है ना बुशिंग। क्लियर, समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। अरे ये क्लियर है, एक बार यस नो में रिप्लाई कर दो, बुशिंग वाला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। चलो नेक्स्ट अगले पर क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी आपके पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। आपसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग लिस्ट, सिलिका जेल, पोर्सलिन, मरकरी और फिंस। चलिए, सिलिका जेल क्या काम करता है, कहां पर रहता है, फिंस क्या काम करती है, मरकरी क्या काम करती है और हमारे पास में पोर्सलिन क्या काम करती है ना। चलिए, तो सिलिका जेल सभी को पता है ब्रीदर में होता है, तो ए तो 4 मैच होगा, ए 4 से जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। सी 2 से चला जाएगा, वो देखने की जरूरत नहीं है, तो सी जो है वो 2 से चला जाएगा हमारे पास में, वो हमारे पास में जो है उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ये मरकरी के स्विच अपन बनाते हैं ना बुकोल्स रिले के अंदर, पोर्सलिन की अपन क्या लगाते हैं, बुशिंग लगाते हैं। फिंस जो है वो टैंक के अंदर हम यूज करते हैं। फिंस क्या होती है, कूलिंग ट्यूब्स, जिसको अपन फिंस बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या होगा, बी जो है वो 1 से मैच होगा, बी 1 से मैच होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। क्या आंसर होगा हमारे पास में, ऑप्शन डी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी, हाँ करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। अच्छा ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के लिए जल्दी से, ये तो सेम क्वेश्चन है आई थिंक, 400.2.2, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ।
क्या आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन। चलिए समझना, आपसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, 2000 टर्न्स आपको दे रखे हैं हाई वोल्टेज साइड में, ध्यान रखना हाई वोल्टेज साइड में टर्न दे रखे हैं 2000 टर्न। ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो इतना रिजल्ट आपको दे रखा है ऑन लो वोल्टेज साइड में, ध्यान रखना ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड में इतना रिजल्ट दे रहा है। कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, ध्यान रखना ये बोला है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट पूछ रहा है, कोर लॉस नहीं पूछ रहा है, यानी कि आईसी पूछ रहा है आपसे। आपको सभी को पता है आयरन लॉस जो होता है वो हमारे पास में होता है वीओसी इंटू आई नोट इंटू कॉस ऑफ फाई नोट, जबकि आई नोट कॉस फाई नोट को ही अपन बोलते हैं आईसी। तो ये हो जाएगा वीओसी इंटू आईसी, कल मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, मैंने बोला याद कर लेना फॉर्मूलों को। आईसी इजिकल टू पीआई डिवाइड बाय क्या होगा, वीओसी होगा। तो पीआई डिवाइड बाय वीओसी कर दो, पीआई कितना है 5 किलोवाट है, तो 5000 हमारे पास में हो जाएगा। ओपन सर्किट वोल्टेज किस साइड में कर रहा है, लो वोल्टेज साइड में टेस्ट कर रहा है, लो वोल्टेज साइड कितनी है 220। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा 5000 डिवाइड बाय 220, कितना आंसर आ रहा है बताओ। 5000 डिवाइड बाय 220, तो ये कैंसिल कर लो, 500 डिवाइड बाय 220, तो ये कितना आएगा हमारे पास में 2, तो यहां से कितना आएगा हमारे पास में 22.7, हाँ करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आपसे बोला है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम दिस आपको एडी करंट लॉस जो है आपको दे रखा है, ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू दिस सप्लाई, तो एडी करंट लॉस कितना होगा। चलो जल्दी से बताओ, एडी करंट लॉस जो है आपसे पूछा गया है, क्या आंसर होगा इसका। एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से अपन सप्लाई कर रहे हैं, एडी करंट लॉस 50 वोल्ट है। अगर उसने बोला कि अगर ट्रांसफॉर्मर जो है वो 300 वोल्ट 330 वोल्ट सॉरी और 50 हर्ट्ज से सप्लाई कर रहे हैं, तो एडी करंट लॉस क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं एफ एडी करंट लॉस का फॉर्मूला देखो सभी को पता है, के इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी क्यू, वी हमारे पास में ना। बट यहां से अगर हम बात करें फ्लक्स डेंसिटी जब कांस्टेंट ना हो, मैंने आपको लिखाया था जब फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट ना हो तो एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होते हैं। क्या बोला मैंने, ये ध्यान रखना, जब हमारे ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब बी एम इज नॉट कॉन्स्टेंट, नॉट कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब बी एम कॉन्स्टेंट ना हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर देख लो फ्लक्स इसका और इसका रेशियो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, v बाय एफ का रेशियो सेम नहीं है। bm मतलब क्या है, v बाय एफ रेशियो है ना, v बाय एफ रेशियो कांस्टेंट ना हो तब की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से सॉल्व कर लो आप, Pe2 डिवाइड बाय Pe1 जो होता है वही हमारे पास में V2 डिवाइड बाय V1 का स्क्वायर होता है। सेकंड केस में निकालना है 33 डिवाइड बाय 220 स्क्वायर कर लो, तो यहां से कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास में 3/2 यानी कि 9/4, और पहले केस में कितना है 50, आप मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से आप सॉल्व कर लो कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 450, 4 करोगे तो ये आएगा 112.5, 112.5 आंसर आएगा ऑप्शन बी, 112.5 ऑप्शन होगा हमारे पास में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। अगर थ्योरेटिकल जो मैंने आपको पढ़ाया था जो पॉइंट आपको पता है तो उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। वन, 3 एंड 4,
1, 3 एंड 4। चलिए आपसे बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द यूटिलिटी ऑफ मेस कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग। मैंने आपको बताया था स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में कंपलसरी है कि हम टर्शरी वाइंडिंग यूज करते हैं। उसके मैंने एग्जांपल भी आपको मैंने मतलब वहां पर लिखा है था क्या क्या एडवांटेज होते हैं टर्शरी वाइंडिंग के। तो ये बोला यूज टू सप्रेस द हार्मोनिक्स वोल्टेज, सही बात है। टर्शरी वाइंडिंग एक तो हार्मोनिक्स को सप्रेस करने का काम करती है, करेक्ट है। इट इज यूज टू अलाउ द फ्लो ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। जो भी प्रोटेक्टिव रिले होती है क्या करेगी वो, उसका जो अर्थ फोल्ड करंट होगा, अर्थ से जो फोल्ड करंट आता है वो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट होता है, और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट से उसी में से फ्लो होता है हमारे पास में। आपको मैंने बोला था जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट उसमें सर्कुलेट होने लग जाएगा टर्शरी डेल्टा वाइंडिंग में। ये बोला है इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ सिंगल फेज लोड। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जैसे मान लो टर्शरी डेल्टा वाइंडिंग है, प्लांट की जो हमारे पास में ऑक्सिलरीज हैं उनको भी सप्लाई करवाने का काम करती है, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास में। ये बोला इट प्रोवाइड द लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द जीरो सीक्वेंस करंट, ये भी सही बात है, जीरो सीक्वेंस करंट वहीं पर सर्कुलेट होने लग जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है ना, सारे स्टेटमेंट हमारे पास में करेक्ट हैं, सारे ही करेक्ट है, यानी कि क्या होगा हमारे पास में आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑल आर करेक्ट। क्या आंसर होगा, ऑल आर करेक्ट जो है वो हमारे पास में सही रहेगा। सारे स्टेटमेंट इसके लिए सही है टर्शरी डेल्टा वाइंडिंग के लिए। चलो अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए तीन स्टेटमेंट आपको दे रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इनमें से, तीनों में से। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीबीटी थ्योरी जो है ना वो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आकाश। थ्योरी जो है मैं आपको रिवाइज करा दूंगा कल। जैसे न्यूमेरिकल लगभग मैंने हर एक पोर्शन से न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, कल कुछ 3 फेज के न्यूमेरिकल हम कर लेंगे इसमें, और कल मैं आपको थ्योरी इसकी रिवाइज करा दूंगा पूरे ट्रांसफार्मर की, ठीक है। कल जो है अपन थ्योरी क्या करेंगे, इसकी रिवीजन कर लेंगे ट्रांसफार्मर की, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है आकाश। क्योंकि अपने तो सिलेक्शन लेना है, जहां पर आप वीक पढ़ रहे हो बेझिझक आप बोल सकते हो, ध्यान रखना जहां पर भी आप वीक महसूस कर रहे हो, कमजोर कि सर ये टॉपिक में थ्योरी में यहाँ वीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन में वीक है, तो आप मुझे बता दिया करो, मैं आपको जितना भी होगा सब कुछ आपको करा दूंगा वहां पर, है ना। बाकी एफिशिएंसी वाला, वोल्टेज रेगुलेशन वाला, कल मैं आपको ओल्ड डे एफिशिएंसी का भी एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन, अभी आई थिंक एग्जाम में जो है सीबीटी 1 में भी ओल्ड डे एफिशिएंसी रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा था, तो उसके न्यूमेरिकल अगर पूछ ले तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक। चलो यहां पर अगर हम बात करें इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑटो ट्रांसफार्मर बोल रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्वायर लेस कॉपर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल, सही बात है, कॉपर हमारे पास में कम चाहिए। ये बोल रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये भी करेक्ट आंसर है। ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लेस लीकेज रिएक्टेंस कंपेयर टू कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये भी करेक्ट है। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, सारे स्टेटमेंट ध्यान रखना ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए करेक्ट है, इनमें से एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं जो इनकरेक्ट हो, सारे ही करेक्ट है ना, सारे करेक्ट है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑल आर करेक्ट, यानी कि 1, 2 एंड 3। क्या आंसर होगा, ऑल आर करेक्ट जो है वो आपका आंसर एकदम सही रहेगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर चलो अपन एक काम करते हैं, अभी हमारे पास में टाइम है तो मैं आपको थ्योरी रिवाइज करा भी देता हूं, ये कहां कहां से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। चलो तो एक देखो, एक क्वेश्चन तो आपके पास में थ्योरेटिकल जो सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं वो ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेज के बारे में पूछेगा आपको एग्जामिनर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एडवांटेज, कल अपन 3 फेज के न्यूमेरिकल करेंगे, इसके ऊपर ध्यान रखना। तो पहला एक टॉपिक होगा जहां से सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, वो होता है हमारे पास में एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहला एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर हमें कम चाहिए, आइसोलेशन के, समझना क्या क्वेश्चन था स्टेटमेंट, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, अच्छा आइसोलेशन नहीं करता ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मैं आइसोलेशन नहीं, कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, आइसोलेशन नहीं होगा, सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है,
1 एंड 3 है, आइसोलेशन नहीं करता है, वो तो कनेक्टेड रहता है ना। चलो समझना, आइसोलेशन नहीं होगा ना। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है डेफिनेटली, आइसोलेशन नहीं करता है, करेक्ट आंसर है। वो तो उसका ड्रॉबैक होता है ना, वो क्या करता है, वो हमारे पास में ड्रॉबैक होता है कि वो आपस में कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, चलो इसको सही कर देना यहां पर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, देखो ऑटो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के एडवांटेज पर है ना, एडवांटेज पर अपन बढ़ते हैं, एडवांटेज पर अपन बढ़ते हैं। तो एडवांटेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होगा यहां पर ओनली एक सिंगल वाइंडिंग हम यूज करेंगे, ध्यान रखना। अगर एक ही वाइंडिंग होती है तो यहां पर कॉपर हमें कम चाहिए, लेस कॉपर, ध्यान रखना लेस कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा हमारे पास में क्या है, तो यहां पर ज्यादा पावर ट्रांसफर करेंगे है ना, यहां पर हमारे पास में क्या होगा, मोर पावर ट्रांसफर होगा, जिससे मैंने आपको कल न्यूमेरिकल करवाए थे। मोर पावर ट्रांसफर होगा, मोर पावर ट्रांसफर, मोर पावर ट्रांसफर, मोर पावर ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारे पास में अगला एडवांटेज होगा कि आपको सभी को पता है, देखो यहां पर अगर मान लो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, तो यहां पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर में मान लो अगर इधर सोर्स है, यहां पर लोड है, तो आप मुझे बताओ दोनों वाइंडिंग अगर आप देखोगे सोर्स और लोड में, इन दोनों के बीच में जो लीकेज है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मान लो मैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी एज्यूम करूं तो ये वाइंडिंग बहुत पास पास में, जितना पास पास में होगा उतना ही हमारे पास में कॉपर कम रिक्वायर्ड होगा। तो यहां पर सॉरी लीकेज कम होगा, कॉपर तो वैसे ऑलरेडी कम है क्योंकि एक ही हमारे पास में वाइंडिंग है। यहां पर लीकेज रिएक्टेंस या लीकेज फ्लक्स कम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों वाइंडिंग पास पास में। तो यहां लिख देना लेस लीकेज रिएक्टेंस, लेस लीकेज रिएक्टेंस, लेस लीकेज रिएक्टेंस। नेक्स्ट अगर मैं अगले पॉइंट पर बात करूं तो अगला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास में होगा जो हमारे पास एक्साइटिंग करंट है वो भी कम चाहिए, लेस नो लोड करंट, लेस नो लोड करंट, नो लोड करंट है वो हमें कम चाहिए। नेक्स्ट या एक्साइटिंग करंट वो लिख सकता है। इसके बाद में बात करूं लेस लॉसेस, लॉस हमारे पास में क्या होंगे, कम होंगे, लेस लॉसेस। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा हमारे पास में, कम होगा या इंप्रूव्ड होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, वोल्टेज रेगुलेशन इज इंप्रूव्ड, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन इज इंप्रूव्ड, इज इंप्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें क्या होगा, अगला पॉइंट जो है वो होगा हमारे पास में हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं, कॉपर कम चाहिए, पावर ज्यादा ट्रांसफर करेगा, लेस लीकेज रिएक्टेंस, लेस नो लोड करंट, लेस लॉसेस, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव्ड और हाई एफिशिएंसी हमारे पास में रहेगा ना। लेस वोल्टेज रेगुलेशन को वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव्ड भी लिख सकता है, ध्यान रखना है ना, दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना हमारे लिए बेटर रहता है। तो ये सारे एडवांटेज आप याद रखोगे। यहां पर ध्यान रखना पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों होता है, तो यहां पर लिख देना कंडक्टिव एंड इंडक्टिव पावर ट्रांसफर। कंडक्टिव, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा थ्योरेटिकल में, कंडक्टिव एंड इंडक्टिव, कंडक्टिव एंड इंडक्टिव बोथ पावर ट्रांसफर, बोथ पावर ट्रांसफर अकर्स। तो यहां पर दोनों तरीके से पावर ट्रांसफर होगा। अगर मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी बात करूं तो यहां पर इसकी एप्लीकेशन आपको पूछ सकता है, जल्दी से बताओ ऑटो ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन कहां पर होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कहां पर यूज करते हैं। तो ध्यान रखना ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है, सबसे पहला होगा आपके पास में इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में, है ना। टू स्टार्ट द 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग आपने नाम सुना होगा, स्टार्टर अपन यूज करते हैं। तो यहां पर एक तो अपन इसको यूज करेंगे टू स्टार्ट इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें इसका एडवांटेज, तो एज ए वोल्टेज बूस्टर में अपन इसको यूज करते हैं, वोल्टेज बूस्टर में हम इसे यूज करते हैं, वोल्टेज बूस्टर में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इसको अपन यूज करते हैं लैब में भी हम यूज करते हैं, लेबोरेटरी में जो आपने देखा होगा, बहुत बार आपने अपनी लैब में देखा होगा, कॉलेज की लैब में, वहां पर भी ऑटो ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो हम लैब में भी हम यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में वो वोल्टेज बूस्टर आप ट्रैक्शन सिस्टम में लिख सकते हो, ट्रांसमिशन लाइन में लिख दो, कहीं पर भी लिख दो। वैसे नॉर्मली हम ट्रैक्शन सिस्टम में इसको ज्यादातर यूज करते हैं, ट्रेन के अंदर, है ना। तो ये सारी एप्लीकेशन आपको यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है
आपको टेस्टिंग में से बनाएगा। मैं टॉपिक वाइज आपको थ्योरी बता रहा हूं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं, जो मुझे लगता है। अगर मैं बात करूं यहां पर ओपन सर्किट टेस्ट में से ना, ओपन सर्किट टेस्ट में से थ्योरी में से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला जो है ओपन सर्किट टेस्ट में क्या देता है, किस साइड में करते हैं। सारे स्टेटमेंट 8-10 स्टेटमेंट है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट लिख देगा, बहुत सारे पूछेगा, बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। जैसे अभी अपन ने किए ना टर्शरी वाइंडिंग के लिए, वैसे ही वो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए बना देगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से आप ही मुझे बताओगे कि आप मुझे तो सबसे पहला किस साइड में करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट किस साइड में करते हैं, तो टेस्ट कहां पर करते हैं, टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन एलवी साइड। कहां पर करते हैं बताओ, टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन एलवी साइड, तो लो वोल्टेज साइड में हम टेस्ट करते हैं। कहां पर करते हैं, तो ध्यान रखना रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर करते हैं, रोटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा हमें क्या मिलता है, यहां से कोर लॉस मिलता है हमें, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, कोर लॉस जो है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट, क्या बोला मैंने, एलवी साइड में करते हैं, रेटेड वोल्टेज पर करते हैं, कोर लॉस हमें मिलता है। एचवी साइड यहां पर क्या होती है, ओपन रहती है। एचवी साइड यहां पर क्या होती है, ओपन होती है। नेक्स्ट हमारे पास में ओनली नो लोड करंट फ्लो होता है, ध्यान रखना, ओनली नो लोड करंट विल फ्लो, ओनली नो लोड करंट विल फ्लो। तो यहां पर सिर्फ नो लोड करंट जो है वो हमारे पास में फ्लो होगा। सिर्फ नो लोड करंट मतलब कितना होता है, नो लोड करंट जो है वो आई नोट 2% टू 4% हमारे पास में रहता है, या 5% आप लिख दो, 2 to 5% ऑफ रेटेड करंट होता है। यहां पर जो है ध्यान रखना, ओपन सर्किट टेस्ट का जो पावर फैक्टर होता है वो हाईली लेगिंग होता है। ओपन सर्किट टेस्ट कॉपरलेस नेग्लेक्ट, हाँ ओनली आयरन लॉस कंसिडर करते हैं, सही बात है। यहां पर ध्यान रखना, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला, यहां पर जो है हाईली लेगिंग पावर फैक्टर होगा। यहां पर क्या होगा, लो लेगिंग पावर फैक्टर होगा इस टेस्ट में, लो लेगिंग पावर फैक्टर होगा, लो लेगिंग पावर फैक्टर होगा। और वो लगभग रहेगा cos फाई की वैल्यू इस टेस्ट में 0.2 के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 0.2 के अराउंड। क्यों, क्योंकि फाई नोट जो होता है वो लगभग 70 टू 80 डिग्री के बीच में होता है, 70 टू 80 डिग्री के बीच में हमारे पास में रहता है, या 85 डिग्री के बीच में रहता है। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, इस टेस्ट में हम एलपीएफ वॉटमीटर यूज करते हैं। एलपीएफ वॉटमीटर जो है वो हम क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, एलपीएफ वॉटमीटर इज यूज्ड। इस टेस्ट में क्या यूज किया जाता है, एलपीएफ वॉटमीटर जो है वो हम यूज करते हैं ना, तो ये हमारे पास में रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6-7 स्टेटमेंट है ओपन सर्किट टेस्ट के। एक और स्टेटमेंट यहां पर है, किससे क्या मिलता है, शंट ब्रांच पैरामीटर मिलता है। तो यहां पर लिख देना, यहां पर लिख देना शंट ब्रांच पैरामीटर विल ऑब्टेन, शंट ब्रांच पैरामीटर, शंट ब्रांच पैरामीटर विल ऑब्टेन, विल ऑब्टेन्ड, शंट ब्रांच पैरामीटर विल ऑब्टेन्ड। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओपन सर्किट टेस्ट का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो कुछ इस तरह से हमारे पास में रहेगा। ओपन सर्किट टेस्ट का जो इक्विवेलेंट सर्किट है आरसी और एक्सएम, करंट यहां पर होगा आईसी, नेक्स्ट होगा आईएम, और यहां पर होगा करंट आई नोट। तो ये हमारे पास में क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इक्विवेलेंट सर्किट होगा। चलो तो जल्दी से बताओ यहां तक इसके किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी इसके फॉर्मूले में आपको कल लिखा चुका हूं है ना, आयरन लॉस मिलता है, वो कल मैंने आपको लिखाया था न्यूमेरिकल में, जो अभी अपन यूज कर रहे थे, वीओसी इंटू आई नोट इंटू कॉस फाई नोट, फॉर्मूले में कल आपको लिखा चुका हूं। यहां पर आई नोट कॉस फाई नोट की जगह आप आईसीबी लिख सकते हो, वीओसी इंटू आईसीबी आप लिख सकते हो, ये आयरन लॉस हो जाएगा। किसी को किसी स्टेटमेंट में कोई डाउट है, एक बार जल्दी से बताओ। चलिए एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ये सारे स्टेटमेंट ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड होंगे। कोई सा भी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाकर वो पूछ सकता है, नहीं तो ये स्टेटमेंट देकर वो आपसे पूछ सकता है कौन कौन से करेक्ट है। कोई डाउट किसी को भी इसमें, जल्दी से एक बार रिप्लाई करो। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं अगले पर, तो अगले पर अपन आते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास में शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सबसे पहले हम किस साइड में करते हैं, किस साइड में करते हैं,
कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके कमेंट मुझे शो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे शो हो रहा है। कोई भी डाउट होता आप पूछ लेना, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ध्यान रखना इसको कहां पर करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम एचवी साइड में करते हैं। ध्यान रखना हाई वोल्टेज साइड में हम परफॉर्म करते हैं। हाई वोल्टेज साइड टेस्ट इज परफॉर्म्ड, टेस्ट इज परफॉर्म्ड। हाई वोल्टेज साइड में जो है हम टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दूसरे पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एलवी साइड है वो शॉर्ट सर्किट रहती है। एलवी साइड इज शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड। एलवी साइड को हम यहां पर शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना यहां पर क्या मिलता है, रेटेड कॉपर लॉस हमें मिलता है। रेटेड कॉपर लॉस विल ऑब्टेन, रेटेड कॉपर लॉस विल ऑब्टेन मिलता है यहां पर। इस टेस्ट को अपन क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 5 to 8%, 5% to 8% जो है हम अप्लाई करते हैं। रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर हम इसको करते हैं। बट ध्यान रखना V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट रहता है यहां पर, है ना। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो यहां से सीरीज ब्रांच पैरामीटर मिलेगा। रेटेड करंट फ्लो होगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर ध्यान रखना इस टेस्ट में क्या होगा, रेटेड करंट विल फ्लो, रेटेड करंट विल फ्लो, रेटेड करंट विल फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, अगला पॉइंट यहां पर क्या रहेगा, तो यहां पर इसका पावर फैक्टर जो है हाई पावर फैक्टर होता है। तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, पावर फैक्टर वो हमारे पास में क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर हम यूपीएफ वॉट मीटर या फिर हम क्या बात करेंगे, एचपीएफ, एचपीएफ वॉट मीटर, वॉट मीटर हम यूज करेंगे। वॉट मीटर इज यूज्ड, तो हम यहां पर हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद में अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हाई वोल्टेज साइड में टेस्ट करेंगे, एलवी साइड शॉर्ट सर्किट रहेगी, ये ठीक है, ये सब कुछ सही है। यहां पर सीरीज ब्रांच पैरामीटर मिलेंगे, तो यहां पर लिख देना सीरीज ब्रांच पैरामीटर मिलेगा हमें। सीरीज ब्रांच पैरामीटर जो है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर, सीरीज ब्रांच पैरामीटर विल ऑब्टेन। और इसका जो आपके पास में इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का रहेगा। ये हमारा लोड होगा, मतलब यहां पर लोड को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होगा, आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। तो ये सारे पॉइंट होंगे हमारे पास में किससे रिलेटेड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड, जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। ये सारे पॉइंट क्लियर। वाई एलवी साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। चलिए तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि क्यों एलवी को हम शॉर्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में शॉर्ट करते हैं बट एलवी को ही क्यों करते हैं, रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, हम एचवी को शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं करते, मतलब एचवी में करेंगे और एलवी को हम यहां पर शॉर्ट कर रखेंगे, ऐसा क्यों। तो समझना, मान लो अगर आपका ट्रांसफॉर्मर 20 केवीए बाय 2000 वोल्ट बाय 200 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं इसमें करंट मुझे निकालना है, तो यहां पर करंट I1 यानी I ऑफ HV और यहां पर I ऑफ LV में निकालना चाहूंगा। इस करंट को निकालना है, यहां पर करंट निकालना है, तो वोल्टेज का उसमें डिवाइड कर लो। तो यहां से I ऑफ HV करंट जो आएगा वो आएगा 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय 2000 अगर आप करोगे तो 10 एम्पियर करंट यहां पर फ्लो होगा। अगर मैं I ऑफ LV की मैं बात करूं तो 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय 200 आप करोगे तो यहां पर आपके पास में I ऑफ LV जो है वो 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब देखो आपको क्या करना है, जब आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है ना, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते क्यों हैं, कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो ध्यान रखना यहां पर जो है PCU अगर मैं बात करूं तो मुझे चाहिए ओनली कॉपर लॉस, है ना। यहां पर ये मुझे फाइंड आउट करना है। कॉपर लॉस आपको सभी को पता है कि I स्क्वायर इंटू आर होता है। तो रेट अगर ये रेटेड चाहिए तो आपको ये करंट भी रेटेड चाहिएगा। अब मैंने क्या बोला, जब हम टेस्ट करेंगे तो हम इक्विपमेंट लगाएंगे, है ना। हम जब क्या करेंगे, यहां पर इक्विपमेंट लगाएंगे, तो इक्विपमेंट में यहां पर वोल्ट मीटर हम लगाएंगे, हम यहां पर करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाएंगे, हम यहां पर पावर मेजर करने के लिए हम यहां पर वोट मीटर लगाएंगे।
अब आप मुझे बताओ, अगर मान लो मैं इस टेस्ट को, समझना, अगर मैं इस टेस्ट को एचवी साइड की जगह अगर एलवी साइड में करूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो देखो समझना, एलवी साइड में करंट कितना है? 100 एम्पियर। और अगर एलवी साइड में अगर 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो आप मुझे बताओ यहां पर 100 एम्पियर अगर मान लो एलवी में टेस्ट करता हूं, तो मुझे उस 100 एम्पियर को मेजर करवाने के लिए इस अमीटर की रेटिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, अमीटर की रेटिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। एक तो आपको 10 एम्पियर करंट मेजर करवाना है एक अमीटर से, एक 100 एम्पियर मेजर करवाना है, तो उस अमीटर की साइज बढ़ेगी, क्योंकि रेटिंग बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, यहां पर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जो हम बहुत आसानी से कर सकते थे, उसके लिए हमें बड़ा इक्विपमेंट यूज करना पड़ रहा है। हमें यहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट जो करेगा, जैसे मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको पता है वहां पर हेवी करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता है उससे हेवी करंट से आपको शॉक लग सकता है, नहीं लग सकता है, लग सकता है। तो एक तो चीज है कि मुझे यहां पर जो भी इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे उसमें एमीटर की रेंज मुझे ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट यहां पर है कि हमारे पास में हेवी करंट को हमारे लिए फ्लो करवाना हमारे लिए खुद के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए हम एचवी एलवी साइड में करते नहीं, हम एलवी साइड में ही करते हैं ना, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ओवरऑल हमारे एक्सपेरिमेंट की। एकदम करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी से बताओ, किसने पूछा था? समझ में आ गया कि हम इसको एलवी को शॉर्ट क्यों रखते हैं और एचवी में ही क्यों करते हैं? क्योंकि एलवी में करना हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ाएगा, अननेसेसरी हमारे इक्विपमेंट की रेटिंग बढ़ाएगा, हमारा पैसा ज्यादा लगेगा, तो यूजफुल नहीं होगा हमारे लिए, है ना। क्लियर? चलो एक बार जल्दी से रिप्लाई कर लो, ये समझ में आ गया। बाकी न्यूमेरिकल में इनके करा चुका हूं आपको, है ना, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का न्यूमेरिकल जो है वो भी मैं आपको करा दूंगा कल के क्लास के अंदर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद में अगले पार्ट पर, और वो का नेक्स्ट होगा हमारे पास में संपना टेस्ट। संपना टेस्ट, देखो संपना टेस्ट जो है, संपना टेस्ट है, देखो यहां पर आपको स्टेटमेंट वाइज पता होना चाहिए ओनली। डायग्राम जो है वो बहुत रेयर केस में आपसे पूछेगा, अगर पूछ ले तो मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूं संपना टेस्ट का। संपना टेस्ट में ये मान के चलो अगर हमारी लाइन है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर दो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं, हम यहां पर दो ट्रांसफॉर्मर जो है वो यूज करते हैं, दो ट्रांसफॉर्मर हम यहां पर यूज करते हैं, दो ट्रांसफॉर्मर हम यहां पर यूज करते हैं। ये दोनों ट्रांसफॉर्मर, इनकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है ध्यान रखना वो पैरेलल में कनेक्ट होती है हमेशा, और ये जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्ट रहती है। तो यहां पर ध्यान रखना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं ना। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है शॉर्ट में, ये हमारा वोल्टेज V होगा, इधर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ पर अमीटर लगाएंगे, इधर यहाँ पर हम वोट मीटर लगाएंगे। कभी कभार वो डायग्राम बनाकर पूछ लेगा, ऐसा डायग्राम बनाकर दे देगा, बताओ ये कौन सा टेस्ट है, तो नाम पता होना चाहिए आपको, है ना। तो इसी को अपन बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है कि बैक टू बैक टेस्ट हमारे पास में रहेगा। बैक टू बैक टेस्ट जो है इसी को हम बोल के चलते हैं। नेक्स्ट, अब समझना, यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मर होंगे वो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर होंगे ना। तो यहां पर पहला थियोरेटिकल पॉइंट होगा, टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड, आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर जो है वो हम यूज करते हैं, ध्यान रखना, टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, बोथ कॉपर एंड कोर लॉस मिलेगा, बोथ कॉपर एंड कोर लॉस जो है हमें मिलेगा, कोर लॉस विल ऑब्टेन। यहां पर क्या होगा, दोनों ही हमें मिलेंगे, और ये जो वोल्टमीटर होगा इसकी रीडिंग होगी 2 टाइम्स ऑफ पीआई प्लस पीसीयू। 2 टाइम्स क्यों किया बताओ मैंने, एक ट्रांसफॉर्मर का कॉपर लॉस है वो वीआई और पीसीयू है, दूसरे ट्रांसफॉर्मर का भी पीआई और पीसीयू दोनों आइडेंटिकल मतलब एक समान है, तो लॉस डबल हो जाएंगे हमारे पास में ना। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड जो पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट ये होगा कि इनकी प्राइमरी जो होगी वो पैरेलल में होगी, प्राइमरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल, प्राइमरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल, प्राइमरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो प्राइमरी जो है वो हम कहां पर कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ पॉइंट जो होगा वो क्या रहेगा, तो ध्यान रखना, एक राइज इन टेम्परेचर हमें देगा, तो यहां पर लिख देना गिव्स राइज इन टेम्परेचर, गिव्स राइज इन टेम्परेचर।
चलो, आपको एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। आपसे पूछेगा वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट के रिजल्ट चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन हमें करनी है, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, तो कौन कौन से टेस्ट के रिजल्ट चाहिए। ऑप्शन ए होगा ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन बी होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी होगा बोथ, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा बताओ। हमें वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट के रिजल्ट चाहिए, तो बताओ क्या आंसर होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो जल्दी से बताएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से हमें टेस्ट के रिजल्ट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो, आप कोई अगर लोकल बुक पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको जो है बोथ लिखा हुआ मिलेगा, जो गलत आंसर है ना। लोकल बुक अगर आप पढ़ोगे कोई भी तो वहां पर जो है आपको मिलेगा बोथ नहीं, आंसर होगा आपको पता है वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए आर रेजिस्टेंस कोस फाई प्लस चाहिए आपको रिएक्टेंस कोस साइन फाई। तो आपको पता चाहिए आर और एक्स चाहिए, और आर और एक्स आपको कहां से मिलेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, है ना। आर और एक्स आपको कहां से मिलेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो ध्यान रखना, ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रिजल्ट अगर आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप सीरीज ब्रांच के पैरामीटर अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सीरीज ब्रांच के पैरामीटर चाहिए, और सीरीज ब्रांच के पैरामीटर जो है मुझे कौन देगा, मुझे देगा ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बताओ एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो बताओ कौन कौन से टेस्ट के रिजल्ट रिक्वायर्ड होंगे, तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन वही है 4, ओनली ओपन सर्किट, ओनली शॉर्ट सर्किट, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे। तो आंसर क्या होगा, आपके पास में दोनों के रिजल्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉस आपको आयरन लॉस भी चाहिए और कॉपर लॉस भी चाहिए ना। एफिशिएंसी के लिए दोनों के रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे ना। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनर आपको एग्जाम्स के अंदर पूछ सकता है, थ्योरी के अंदर, है ना। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना थ्योरेटिकल के अंदर। तो ये टेस्टिंग वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैंने आपको बता दिए। जल्दी से बताओ किसी को कोई भी डाउट, टेस्टिंग वाले में किसी को कोई भी डाउट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको अगर एग्जामिनर पूछेगा तो कर लोगे। तो टेस्टिंग में इससे बाहर आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। तो सारे थ्योरेटिकल पॉइंट आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, तो आपसे पूछेगा कुछ वोल्टेज रेगुलेशन के अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं थ्योरेटिकली, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन के अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं देखूं यहां पर, तो ध्यान रखना वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होंगे। पहला तो आपसे पूछेगा कि कंडीशन मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। संपना टेस्ट आपको एफिशिएंसी दे देगा। अगर आपसे पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, कौन से टेस्ट के रिजल्ट चाहिए। ऑप्शन ए होगा ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन बी होगा ओनली ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी होगा संपना टेस्ट, ऑप्शन डी होगा हमारे पास में बोथ संपना टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो बताओ क्या आंसर लगाओगे। अगर ऑप्शन ऐसे हुए, मैंने क्या बोला, अगर आपको बोलेगा कि वोल्टेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, वो बोलेगा ओनली हमारे पास में ओपन सर्किट टेस्ट, ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सी हमारे पास में क्या होगा ओनली संपना टेस्ट, संपना टेस्ट, और डी होगा हमारे पास में बोथ शॉर्ट सर्किट एंड संपना टेस्ट। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, फिर आप कौन सा वाला आंसर लगाओगे इनमें से, है ना। क्या आंसर लगाओगे, तो फिर आपका आंसर होगा सी, है ना, संपना टेस्ट। इससे भी आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि ये दोनों का ओवरऑल हमारे पास में टोटल लॉस दे देता है हमें। अगर टोटल लॉस हमें मिल जाएंगे, मतलब टोटल लॉस मतलब आप ऐसा बोल सकते हो आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपको मिल जाएंगे दोनों ही इससे टेस्ट से, तो एफिशिएंसी फिर आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ओनली संपना टेस्ट से ला सकते हो ना,
हाँ, समनर टेस्ट से ओनली आप एफिशिएंसी ला सकते हो ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन की बात नहीं कर सकते हम समनर टेस्ट में, बट हाँ समनर टेस्ट से हम एफिशिएंसी की बात जरूर कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है वो चेंज हो जाएगा। अब जैसा ऑप्शन वो एग्जामिनर दे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अपना आंसर जो है वो लगाना पड़ेगा। चलो जल्दी से बताओ, कर लोगे? नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर, तो वोल्टेज रेगुलेशन में सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला वैसे ऑलरेडी याद है, अभी अपने न्यूमेरिकल किए हैं। लैगिंग लोड का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जो है वो होता है I इंटू आर इक्विवेलेंट कोस फाइव प्लस एक्स इक्विवेलेंट इंटू साइन फाइव डिवाइड बाय वी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी को परंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो सभी को पता है कि आर परंट जो है कोस फाइव माइनस सॉरी प्लस एक्स परंट इंटू साइन फाइव वो हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पर ध्यान रखना, तो यहां पर जो है आर पर यूनिट है वही हमारे पास में क्या होता है, पर यूनिट कॉपर लॉस होता है। पर यूनिट कॉपर लॉस होता है और यही पर यूनिट रजिस्टिव ड्रॉप हमारे पास में होता है, पर यूनिट रजिस्टिव ड्रॉप के बराबर होता है। तो अगर आपको कभी भी एग्जामिनर पर यूनिट रजिस्टिव ड्रॉप आपको दे दे, पर यूनिट कॉपर लॉस आपको दे दे, उसका मतलब उसने आपको आर पर यूनिट दे रखा होगा, वो वैल्यू यहां पर लाकर पुट कर देना। एक्स पर यूनिट जो होता है ना, एक्स पर यूनिट है वही हमारे पास में पर यूनिट इंपिडेंस सॉरी रिएक्टेंस ड्रॉप होता है। ये सारी चीजें अपन ने यूज की है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना, रिएक्टिव ड्रॉप या रिएक्टेंस ड्रॉप। ठीक है, तो पर यूनिट रिएक्टिव ड्रॉप की बात करें तो हमारे पास में एक्स पर यूनिट हमारे पास में रहेगा। क्लियर? तो ये चीजें हमारे पास में थ्योरेटिकली ध्यान रखना, आपसे पूछेगा यहां पर, एक तो ये पता होना चाहिए डेटा यहां न्यूमेरिकल करने के लिए। अब आपको एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ इसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो लेगिंग लोड में वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या बोला मैंने? वोल्टेज रेगुलेशन ध्यान रखना, यहां पर लेगिंग लोड में बात करूं, वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे पूछेगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। तो ध्यान रखना जो हमारा इंपीडेंस एंगल होगा वो हमारे पास में किसके बाद, जो हमारे पास में लोड पावर फैक्टर एंगल है वही इंपीडेंस एंगल के बराबर होगा। ध्यान रखना इसका स्टेटमेंट वो लिखेगा इंग्लिश में पावर फैक्टर एंगल और इसका नाम होगा इंपीडेंस एंगल, इंपीडेंस एंगल। तो ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमें यहां पर मिलेगा। फिर आपसे पूछेगा बताओ कि यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी होगी, या फिर आपसे पूछ लेगा बताओ टेन फाई कितना होगा। टेन फाई जो है वो टेन थीटा के बराबर होगा। और थीटा कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना ये हमारे पास आर एक्स और जेड इंपीडेंस ट्रायंगल बना देना है ना। ये होगा आर इक्विवेलेंट, ये होगा एक्स इक्विवेलेंट, ये होगा जेड इक्विवेलेंट। तो यहां पर लिख देना टेन थीटा जो होगा वो हाइट बाय बेस यानी कि एक्स इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट है। तो ये थ्योरेटिकली डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट यहां पर पावर फैक्टर आपसे पूछ सकता है, कोस फाई क्या होता है, आर बाई जेड होता है। तो यहां लिख देना आर इक्विवेलेंट बाय जेड इक्विवेलेंट हमारे पास में आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में कोस फाई की वैल्यू होगी। अगर आपसे बोल दिया जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू होगी आई इंटू जेड इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो जेड पर यूनिट। तो इन पर भी क्वेश्चन बना सकता है वो, है ना। या तो डायरेक्टली आपने क्वेश्चन देखे होंगे थ्योरेटिकली फॉर्मूले पूछ लेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल भी बना सकता है ना। अरे ये सारी चीजें याद है नहीं याद है, जल्दी से बताओ यार। ये सारी चीजें तो मैंने आपको क्लास में भी करवाई थी और क्रैश कोर्स में लिखा है सारे पॉइंट, ये पता है सभी को। जल्दी से बताओ, ये सारी चीजें सभी को नॉन है, इसके बारे में सभी को नॉलेज है, इन सभी पॉइंटों के बारे में एक बार कंफर्म करें। और अब इसमें देखो ट्रांसफार्मर के अंदर मेनली अपने को थ्री फेज के क्वेश्चंस करने कुछ, तो हम कल थ्री फेज के क्वेश्चन भी अपन इसमें करेंगे। और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जो है अभी आपके पास में मिनिमम और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में से पूछ लेगा, फेजर डायग्राम में से पूछ लेगा, एक आध न्यूमेरिकल में आपको रेफर वाला भी आपको करा दूंगा कल की क्लास के अंदर। तो कल ट्रांसफार्मर का जो है आपका लगभग सारी चीजें खत्म हो जाएगी। थ्योरेटिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
प्लस आपके पास में न्यूमेरिकल पोर्शन। अब जल्दी से बताओ न्यूमेरिकल में अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा आकाश बोल रहे हैं हमारे लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ में तो आ गया ना। मतलब देखो यार इनको अगर आप बोलोगे सर एक्सप्लेन करके तो अपन पढ़ेंगे ना, तो एक्सप्लेन करने में तो मशीन कम से कम जो पढ़े हैं उन स्टूडेंट को पता है कि मैं 100 आवर्स कम से कम क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, है ना। 100 आवर्स कम से कम मशीन चलता है। बट ये कि हाँ इतना आप अगर आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और कुछ दिक्कत नहीं है ना। हाँ सीबीटी 1 से काफी जो न्यू है वो तो यार मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली। सीबीटी 1 से तो काफी जो न्यू पढ़ानी पड़ेगी, है ना। बार टेक्निकल ऑफिसर का जो है पेपर के लेवल कैसा रहेगा, जस्ट मेरे ऊपर विश्वास रखो और ये पढ़ के चले जाना है चीजें। आपको लगभग 90% से अबाउ क्वेश्चन जो है वो आपको बन जाएंगे ना एग्जाम्स के अंदर, है ना। चलिए कल अपन और न्यूमेरिकल करके कल अपन इस ट्रांसफॉर्मर वाले पार्ट को कल खत्म करेंगे, फिर हम आएंगे डीसी और आगे जितने भी टॉपिक्स है वो भी अपन पढ़ेंगे ना। हाँ कल अपन जो है 3 फेज में ज्यादा टाइम देंगे, डेफिनेटली 3 फेज में ज्यादा टाइम देंगे, है ना। चलो तो इसके आगे जो है अपन मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, ठीक। कल की क्लास में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।